अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना रिमेनिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लिपिड्स तक आपने पढ़ लिया था। आई होप आपको जो है अपने बड़े अच्छे तरीके से एग्जाम्स भी दिए होंगे और पढ़ा भी होगा। आवाज़ आप लोगों को आ रही है मेरी? चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। ठीक है, लिपिड्स तक हमने पढ़ लिया है। प्रोटीन्स एक्चुअली क्या है? प्रोटीन्स है पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहा था कि पॉलीसेक्राइड्स को क्या कहा था, वो पॉलीमर्स थे किसके? मोनोसेक्राइड्स के, स्मॉल शुगर्स के। ऐसे ही जो प्रोटीन्स हैं ये क्या है? पॉलीमर्स हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स भी कहते हैं आप इनको। ठीक है, अमीनो एसिड्स को। तो ये सिंपल सी आपकी प्रोटीन्स की डेफिनेशन है कि इसका क्या मतलब है पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, के बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड्स कंबाइन करेंगे और एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन जो है उसकी फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, कंपोजिशन अमीनो एसिड्स और प्रोटीन से किस चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं? ये मिलकर बने हुए होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये इनके पास क्या है? इनकी कंपोजिशन है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन आपको ये जो है ना वो फर्स्ट टाइम आ रहा होगा नजर। ठीक है, नाइट्रोजन इससे पहले आपने जो है वो नहीं इतना पढ़ा होगा। नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स में वेरी करते हैं। कैसे वेरी करते हैं? कि कुछ प्रोटीन्स में फ्यू अमीनो एसिड्स होते हैं, कुछ में 100 होते हैं, कुछ में 200, कुछ में 1000 और कुछ में इवन 3000 अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा बार पाया जा सकता है। अब ये डिफरेंट तरीके से कंबाइन करते हैं और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स जो है उनको बनाते हैं, उनकी फॉर्मेशन करते हैं। प्रोटीन्स की अगर प्रेजेंस की बात करें तो क्या कहा जा रहा है कि तमाम सेल्स में प्रेजेंट है। आपके आई के सेल्स में प्रेजेंट है, आपके ब्रेन के सेल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, आपकी स्किन के सेल्स में, हर सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। सेल के इनसाइड प्रेजेंट है, सेल से बाहर प्रेजेंट है, सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। उसके अलावा तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। अगर हम सेल की बात करें तो सेल का अगर हम ड्राई वेट मतलब आप उसमें से उसका साइटोप्लाज्म, उसके अंदर जो वाटर है उसके कंटेंट को निकाल दें, ठीक है, अगर हम उसको माइनस करें तो हम कहेंगे कि बाकी जो सेल का ड्राई वेट है उसमें 50% जो है वो कौन है? प्रोटीन है। मतलब कि एक हाफ जो सेल का साइज है या फिर सेल का वेट जो है वो कौन बना रहा है? प्रोटीन्स बना रहे हैं। फिर आपको क्या बता रहे हैं कि प्रोटीन्स जो हैं ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले और सबसे ज़्यादा नीडेड जो है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फंक्शंस प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं अगर हम तो फर्स्ट सबसे पहले जो आपको नजर आ रहा है फंक्शन, उसकी बात कर लेते हैं कि हार्मोन्स के तौर पे प्रोटीन्स एक्ट करते हैं। ठीक है, हार्मोन के तौर पे प्रोटीन्स क्या काम करते हैं? रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म क्या होती है? मेटाबॉलिज्म होता है आपकी बॉडी में तमाम जो रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर डाइजेशन हो रही है, आप सांस ले रहे हैं, आप चल फिर रहे हैं, आप का हार्ट बीट कर रहा है, ब्लड पंप हो रहा है, आपकी किडनी के अंदर जो है वो ब्लड की फिल्ट्रेशन हो रही है। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो बॉडी के अंदर रिएक्शंस है ना, आप इनको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये तमाम जो रिएक्शंस हैं ये कौन कराते हैं? हार्मोन्स कराते हैं। और हार्मोन्स जो है वो बहुत सारे वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। इधर आपको एग्जांपल दी हुई है ह्यूमन इंसुलिन की। ह्यूमन इंसुलिन एक वो हार्मोन है जो कि आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म किस तरह कराता है कि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। ग्लूकोज के लेवल को कैसे मेंटेन करता है कि जो एक्सेस ग्लूकोज होती है उसको कंबाइन करा के ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर के अंदर स्टोर करा देता है। एक इतना बड़ा काम कर रहा है। तो ये क्या है कि ये प्रोटीन आपके अंदर इंसुलिन एक प्रोटीन की फॉर्म है और ये हार्मोन्स के तौर पे एक्ट कर रही है। उसके अलावा क्या मेटाबॉलिज्म इंसुलिन करता है कि अगर आपके पास एक्सेस जो है वो सॉरी आपके ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, आपको ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करना है, तो ये क्या करेगा? लिवर के अंदर ऑलरेडी जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसकी ब्रेक डाउन कराएगा और उसको स्मॉल मोनोमर्स जो कि क्या है ग्लूकोज उनके अंदर कन्वर्ट कराएगा और वो ग्लूकोज फिर जो है जो भी फंक्शन होगा उसको परफॉर्म करेगा। तो ये क्या है? मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, ये रिएक्शंस ये हो रही है ना, या उसको तोड़ रहे हैं या उसको जोड़ रहे हैं, तो ये आपके पास क्या होगा? मेटाबॉलिज्म के रेगुलेट कराता है, मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट कराता है। ठीक है, तो ये आपके पास हार्मोन्स की बात थी। नेक्स्ट कह रहे हैं प्रोटीन्स के स्ट्रक्चरल रोल्स है। स्ट्रक्चरल रोल्स का क्या मतलब है कि ये आपके बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाता है और यहाँ पर कौन से स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं? सेल की। तो सेल कौन सा फिर ये स्ट्रक्चर बनाएंगे?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन्स मौजूद होते हैं वहाँ पर। आपने पढ़ा था कि लिपिड्स जो है फॉस्फोलिपिड्स एक लिपिड की बाय लेयर लगा देते हैं और इस लिपिड बाय लेयर के अंदर कहीं कहीं पे वहाँ पर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। ये आपको ब्लू कलर में प्रोटीन नजर आ रहा होगा जिसको लिखा हुआ है इंटीग्रल प्रोटीन। उसके अलावा यहाँ पर आपको ग्लाइकोप्रोटीन नजर आ रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर आपको ग्लोबुलर प्रोटीन नजर आ रहे हैं, चैनल प्रोटीन नजर आ रहे हैं। मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ लिपिड से नहीं मिलकर बनी हुई बल्कि बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में प्रोटीन की भी होती है, पाई जाती है। अब इन प्रोटीन्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं। अगर हम बात करें इस चैनल प्रोटीन की, तो ये चैनल प्रोटीन क्या करेगा, सेल के अंदर और सेल से बाहर चीजों को चैनल करेगा, चीजों को या सेल के अंदर भेजेगा या सेल के बाहर भेजेगा। अगर हम बात करें ग्लाइकोप्रोटीन की, तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलके एक सेल को दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये बॉडी के अपना सेल है या कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये जो आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि ये वायरस है या ये बैक्टीरिया है या ये अपनी बॉडी का सेल नहीं है, तो उसके साथ फाइट करता है। तो वो पता कैसे चलता है, वो आपके जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है ये कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलके जो है ये बनाते हैं, मार्कर्स बनाते हैं, ये आपस में इसको चेक करते हैं उसको, ठीक है। जी नेक्स्ट क्या है, एंजाइम्स। एंजाइम्स जो है उसकी फॉर्म में प्रोटीन हेल्प करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं एंजाइम। एंजाइम के ऊपर एक कोई सबस्ट्रेट आया है, ठीक है। अब ये सबस्ट्रेट जब एंजाइम के ऊपर आया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, डाइजेशन करानी है, डाइजेशन भी एंजाइम्स कराते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था लिपिड्स की डाइजेशन लाइपेज एंजाइम कराएंगे, प्रोटीन्स की डाइजेशन डिफरेंट पेप्सिन ट्रिप्सिन और डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स कराएंगे, ठीक है। और ये तमाम जो एंजाइम्स हैं मोस्टली, बल्कि एंजाइम्स तमाम के तमाम क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं और ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं, या फिर ये आपकी सेल से बाहर अंदर चीजों को भेज रहे हैं, या फिर ये क्या कर रहे हैं, डाइजेशन करा रहे हैं आपके अंदर जो है ये ब्रीदिंग वगैरह, ये तमाम जो आपके अंदर तमाम प्रोसेसेस जो हैं ये मेटाबॉलिज्म के तमाम प्रोसेसेस एंजाइम्स करा रहे हैं। इसकी एग्जांपल बेस्ट ले रहे हैं आप डाइजेशन की, कि डाइजेशन जो है प्रोटीन की डाइजेशन आपके स्टमक में कौन कराते हैं, पेप्सिन ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये क्या है, ये एंजाइम्स, ये प्रोटीन नेचर के हैं। इट मींस कि प्रोटीन्स जो है वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। प्रोटीन्स कैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं। कैरियर अब सिर्फ वो वाला कैरियर नहीं जिसने एक सेल के अंदर चीजों को कैरी करना है, सेल के बाहर चीजों को कैरी करना है, बल्कि कौन से कैरियर की बात कर रहे हैं जो अपने साथ चीजों को अटैच कर लेते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट कराते हैं। तो प्रोटीन का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट भी कराते हैं मॉलिक्यूल्स की। जैसे एग्जांपल है इसमें आपके पास हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है जो कि क्या कराता है, ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट कराता है। तो यहाँ पर आपको एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन नजर आ रहा होगा जिसके साथ जो है ये क्या कर रहा है, रेड ब्लड सेल को ऑक्सीजन वहां से पिक कर रहा है और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से पिक कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है और इस तरीके का ये क्या कर रहा होता है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जितने फंक्शंस पढ़े प्रोटीन्स के, आई होप आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन्स एक्ट करते हैं एज एंटीबॉडीज। आपको पता है कि कोई भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी अगर वायरस आ जाता है, कोई भी पैथोजन आ जाता है, तो उसके साथ जो फाइट करते हैं सेल्स वो कौन से हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे फाइट करते हैं, ऑब्वियसली उनके पास कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है और इनके पास क्या है कि और तरह के जो है वो इनके पास स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स होते हैं। अब ये एंटीबॉडीज क्या है, ये एंटीबॉडीज व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज आप कह सकते हैं वो वेपन्स हैं जिनके थ्रू इन्होंने क्या करना है, वायरसेस को, बैक्टीरिया को, उनको किल करना है, ठीक है। तो क्या आपने कहा कि नेक्स्ट प्रोटीन्स का क्या फंक्शन हुआ कि ये एंटीबॉडीज के तौर पे एक्ट करते हैं, और जब ये एंटीबॉडीज के तौर पे एक्ट करते हैं तो ये फाइट करते हैं जर्म्स के साथ, पैथोजेंस के साथ और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं आपको, प्रोटीन एक्ट करते हैं एज क्लॉटिंग फैक्टर। आपको पता होगा कि क्लॉटिंग फैक्टर जो है हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिन प्रोटीन भी जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम नजर आ रही है जिसमें आपकी ब्लड वेसल ब्रेक कर गई है, ठीक है। यहाँ पर आपको नजर आ रही है डायग्राम, इस ब्लड वेसल में ब्रेक, ठीक है, आपको कोई कट लग गया, ठीक है, आप कुछ कर रहे हैं, कोई काम कट लग गया जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। आपने नोट किया होगा कि आपकी ब्लीडिंग होती नहीं रहती, कि ये नहीं होता कि सारे का सारा ब्लड निकल जाए वहां से, बल्कि क्या होता है थोड़ी देर बाद वहां पर एक क्लम्प सा बन जाता है। वो कैसे बन जाता है, क्योंकि अब ऑब्वियसली एक अगर मौजूद है यहाँ से आपके ब्लड लॉस खतरा है, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि फाइब्रिन प्रोटीन्स आके क्लम्प्स बनाना शुरू कर देते हैं।
ये क्लम्प्स बनाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर एग्रीगेट्स बना देते हैं, प्लेटलेट्स जब एग्रीगेट की फॉर्म में आ जाते हैं, उसके बाद जब फाइब्रिन भी मिल जाता है तो ये मिलकर एक क्लॉट बना देते हैं और ये वो एक टेम्परेरी सील के तौर पे एक्ट करता है कि ये यहाँ से ब्लड को फ्लो होने से या ब्लड के ज़ाया होने से बचाता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोटीन आपके पास ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के तौर पे, ब्लड क्लॉटिंग एजेंट के तौर पे भी एक्ट करते हैं। ठीक है, आपकी ब्लड वेसल्स को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। बाद में जब आपकी ब्लड वेसल रिपेयर हो जाएगी, ये क्लम्प यहाँ से साइड पे हो जाएगा, ये क्लॉट्स, लेकिन ये क्या है, ये टेम्परेरी सील के तौर पे एक्ट करता है। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं प्रोटीन्स हेल्प करते हैं आपकी मूवमेंट में, प्रोटीन्स हेल्प करते हैं सेल के अंदर जब डिवीजन हो रही होती है उसके टाइम पे जो एस्टर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर सिंपल कह लें एनाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनके मूवमेंट के अंदर भी। तो हम जब मूव करते हैं, ठीक है, हमारे मसल्स कैसे मूव करते हैं, हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं एक्टिन मायोसिन, वो आपस में स्लाइड पास करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये आपको डायग्राम नजर आ रही होगी, एनाफेज है ये। इसके दौरान क्या हो रहा है कि यहाँ पर एनाफेज के दौरान बल्कि एनाफेज के बाद की बात है कि यहाँ पर क्या है कि प्रोटीन्स जो थे यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप के जिनके साथ आपके क्रोमोसोम्स अटैच हैं, वो प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्ट किए तो आपको नजर आ रहा होगा ये क्रोमोसोम्स जो है ये आपस में डिवाइड हो गए और इसके दौरान अब ये अपने अपने पोल्स पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्रोमोसोम्स को जो है वो कर लेंगे आपस में, क्या कर लें, उसको कॉन्ट्रैक्ट करा लेंगे, मूवमेंट करा लेंगे। ठीक है, फंक्शंस आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे जी। कोई प्रॉब्लम फंक्शंस में? कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है जी आपके अमीनो एसिड्स। हमने क्या बात की थी, प्रोटीन के फंक्शन की बात कर ली, बल्कि एक बार रिवाइज कर ही लेते हैं कि क्या क्या फंक्शंस थे। स्ट्रक्चरल रोल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या था कि हमने बात की थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं स्पेसिफिक टाइप के। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, या फिर आयन चैनल के तौर पे एक्ट करते हैं, कैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं, या फिर मार्कर के तौर पे एक्ट करते हैं, मतलब सेल्स को रिकॉग्नाइज कराने में हेल्प करते हैं। फिर हमने कहा था एंजाइम्स के तौर पे प्रोटीन्स एक्ट करते हैं, ये मेटाबॉलिज्म करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। मेटाबॉलिज्म की एग्जांपल हमने ले ली थी फूड की डाइजेशन। फिर हार्मोन के तौर पे ये मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट भी करा रहे होते हैं, इसमें हमने एग्जांपल ले ली किसके तौर की, किसकी, इंसुलिन की, जो कि क्या करा रहा होता है, शुगर की मेटाबॉलिज्म करा रहा होता है, सॉरी ग्लूकोज की। नेक्स्ट क्या आपके पास, नेक्स्ट है जी प्रोटीन कैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल्स को आपकी बॉडी में, बॉडी से बाहर। और यहाँ पर एग्जांपल आपको दी जा रही है किसकी, हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराते हैं आपके ब्लड के अंदर। नेक्स्ट हमने बात की प्रोटीन्स जो है एंटीबॉडीज की फॉर्म में आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी बॉडी को जो है वो पैथोजन से प्रोटेक्ट करते हैं, पैथोजन के साथ फाइट करते हैं। हमने कहा व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइप के जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं जिनको एंटीबॉडीज कहते हैं। एंटीबॉडीज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक जो जर्म होता है उसको एंटीजन कहते हैं, उसके अगेंस्ट जो है ये बॉडी, उसके अगेंस्ट जो है ये फाइट कर रहा होता है, इसलिए आप उसको एंटीबॉडी कहते हैं। नेक्स्ट हमने बात की कि फाइब्रिन की फॉर्म में, फाइब्रिनोजिन की फॉर्म में ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं। कि अगर आपको कोई माइनर सा कट लग जाता है तो वहां पर ये टेम्परेरी सील बना देते हैं, क्लॉट बना देते हैं, जिससे आपकी ब्लड से सॉरी ब्लड लॉस से आप बच जाते हैं। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, हाँ, लास्ट हमने क्या बात की थी कि मूवमेंट एनाफेज के दौरान या फिर सेल डिवीजन के दौरान जो है ये क्रोमोसोम्स की मूवमेंट कराते हैं। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि ये क्रोमोसोम्स किसके ऊपर अटैच है, ये आपको लाइट कलर के जो है ये स्पिंडल फाइबर से नजर आ रहे होंगे, ये प्रोटीन नेचर के होते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्रोमोसोम्स को मूवमेंट करा रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जी आपका अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या है, अमीनो एसिड्स को हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अबाउट नेचर की अगर हम बात करें तो अबाउट 170 टाइप्स के अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर हम पूरी हम ऐसा होल नेचर की बात करें, जिसमें से 25 अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स बनाते हैं। बाकी जो 170 में से जो अमीनो एसिड्स है वो प्रोटीन्स नहीं बना रहे, बल्कि कौन से 25 जो अमीनो एसिड्स है वो प्रोटीन्स बनाते हैं। इनमें से भी जो है 20 वो मोस्ट कॉमन है, और यही 20 अमीनो एसिड जो है हमारी बॉडी के तमाम प्रोटीन्स बना रहे हैं, जो कि आपके 10,000 से भी ज्यादा टाइप के प्रोटीन्स हैं। अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। अमीनो एसिड में आपको एक सेंटर में ब्लैक कलर का यहाँ पर कार्बन नजर आ रहा होगा, इस कार्बन को आप कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कार्बन ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो अब ये जो 4 बॉन्ड्स बनाता है तो ये 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के साथ बॉन्ड्स बना रहा होता है। ठीक है, अब इसके कार्बन के पास तमाम के तमाम जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये डिफरेंट होते हैं। हम स्टार्ट कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप से।
सेंट्रल कार्बन है, उसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप कौन सा आपके पास, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है। ये आपके पास एक इसके पास कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाता है अमीनो एसिड के अंदर। एक साइड पे इसके पास मौजूद होता है, अगर हम ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पर बात करें, हाइड्रोजन, ये हमेशा यहाँ पर हाइड्रोजन के फॉर्म में ही मौजूद होता है। साथ में एक आपके पास अमीनो ग्रुप मौजूद है NH2, ठीक है, अमीनो ग्रुप है, और उसके साथ कार्बन का जो आखिरी जो हम बॉन्ड बता रहे हैं वो है आपके पास अल्काइल चेन, जिसको साइड चेन कहते हैं। इस अल्काइल चेन को छोड़ दें तो बाकी तमाम अमीनो एसिड्स जो आपके पास 20 टाइप के हैं उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है जी। आप COH लिख सकते हैं। क्या है कि तमाम का तमाम क्या है कि इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, बस डिफरेंस का आ जाता है इनकी R चेन के अंदर आ जाता है। ये R चेन के अंदर जो डिफरेंस है, इसके अंदर ये यहाँ पर समटाइम्स H की फॉर्म में हो सकता है, CH3 की फॉर्म में हो सकते हैं, और भी डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप की कोई भी चेन हो सकती है। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा अमीनो एसिड है, किस पर डिपेंड करेगा, आपकी साइड चेन या R चेन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये आपने जरूर ड्रॉ करना है। तो हमने क्या कहा, अमीनो एसिड क्या करता है, एक सेंट्रल कार्बन के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, जर्नल फार्मूला मैं आपको बता रही हूँ, जिसके पास सबसे पहले हमने किसकी बात की, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जिसके क्या कह रहे हैं, C डबल बॉन्ड O एंड OH। फिर इस कार्बन के साथ सेकंड आपके पास कौन सा फंक्शन ग्रुप था, एक हाइड्रोजन अटैच होता है, उसके अलावा इसके साथ एक और फंक्शन ग्रुप होता है NH2, जिसको अमीनो ग्रुप कहते हैं, और उसके अलावा आपके पास इसकी R चेन, अल्काइल चेन, साइड चेन जो है वो मौजूद होती है। हमने कहा कि R चेन, आपको आवाज क्लियर आ रही है सबको? यहाँ पे जी, तो हमने क्या कहा कि R चेन जो है वो साइड चेन ये वेरी करती है, और बाकी क्या है डिफरेंट होते हैं। तो किसी ने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब कि 25 टाइप के अमीनो एसिड जो है ये प्रोटीन्स बना रहे हैं सिंपल, जिसमें से अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, या फिर अगर हम बात करें कि मोस्ट कॉमन कौन से 20 अमीनो एसिड है, ठीक है, तो ये बाकी 170 में से, बाकी 170 में से जो बाकी अमीनो एसिड्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा जी। यहाँ पर आपको दो अमीनो एसिड्स बताए जा रहे हैं, ठीक है, दो अमीनो एसिड्स में आपको जो है वो क्लियर बता देती हूँ कि उनका स्ट्रक्चर बता देते हैं। हमने क्या इसका फॉर्मूला बताया था, C कार्बन, सेंट्रल कार्बन के सबसे पहले हमने क्या कहा था, इसके पास क्या मौजूद होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसके अलावा अमीनो ग्रुप, हाइड्रोजन, और अब ग्लाइसिन कौन सा अमीनो एसिड होगा, वो होगा जिसके पास क्या है, हाइड्रोजन मौजूद है। समझ आ रही, R चेन की जगह पे क्या है, हाइड्रोजन मौजूद है, उसको आप क्या कहेंगे, ग्लाइसिन। ये स्ट्रक्चर आपने जो है वो प्रिपेयर करना है, इसको आपने समझना है अच्छे तरीके से। एक और अमीनो एसिड आपके बुक में बताया गया है, वो है एलानिन। एलानिन वो आपके पास अमीनो एसिड होगा जहां पर R की जगह पे क्या मौजूद है, एक CH3 मिथाइल ग्रुप मौजूद है, और बाकी स्ट्रक्चर इसका सेम है। आपने ये डायग्राम देखा होगा, यहाँ पर आपको ग्लाइसिन और एलानिन का तमाम स्ट्रक्चर सेम है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो R चेन में आ रहा है, और वो R चेन में क्या डिफरेंस है कि जो ग्लाइसिन है उसमें हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पर आपको ये सर्कल व्यू होगा, और एलानिन के अंदर क्या मौजूद है, CH3 या मिथाइल ग्रुप मौजूद है। अब अगर कोई और अमीनो एसिड होगा, आइसोल्यूसिन हो गया, उसके अलावा आपके पास मिथायोनिन हो गया, तो उसमें भी इसके अंदर डिफरेंस होगा, बाकी तमाम के तमाम स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुए ग्लाइसिन और एलानिन का। ग्लाइसिन और एलानिन दो आपके पास अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। ग्लाइसिन में क्या था, हमने क्या कहा कि एक सेंट्रल कार्बन है आपके पास, अल्फा कार्बन, उसके एक साइड पे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक साइड पे क्या अमीनो ग्रुप है, और एक साइड पे हाइड्रोजन है। हमने क्या कहा था, R चेन में डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पर R चेन की जगह पे क्या मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन मौजूद है। और जो एलानिन था उसमें क्या है, एक आपके पास सेंट्रल कार्बन, जिसको आपने क्या कहा, अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन के साथ एक जगह पे आपके पास क्या मौजूद है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप, हाइड्रोजन, और वो R चेन क्या है यहाँ पर,
मिथाइल ग्रुप या फिर CH3 है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये ग्लाइसिन और एलानिन के स्ट्रक्चर्स हैं। अब दो अमीनो एसिड्स जब आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो ये प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। क्या होता है कि अमीनो एसिड्स जब कंबाइन कर जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। हम इन्हीं दो अमीनो एसिड्स को कंबाइन करवा लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या बनाते हैं और इनके दरमियान के बॉन्ड को क्या कहते हैं और ये बॉन्ड बनता कैसे है। अब ये बॉन्ड कैसे बनेगा, ये आपको नेक्स्ट डायग्राम में नजर आ रहा है। जो दो अमीनो एसिड्स के दरमियान में बॉन्ड होता है उसको आप क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। जो दो अमीनो एसिड्स के दरमियान में बॉन्ड बनता है आप उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि जो एलानिन है उसका स्ट्रक्चर दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या था, सी जो कि आपका सबसे अल्काइल कार्बन, सॉरी अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास आपके पास यहाँ पर मौजूद है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन एंड मिथाइल ग्रुप CH3, और यहाँ पर क्या था, एक आपके पास NH2 था। रिएक्शन किसका होगा पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए, आपके अमीनो ग्रुप NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप C11OOH के साथ होगा, ठीक है। एक आपका जो है अमीनो एसिड उसका NH2 और दूसरा अमीनो एसिड उसका C11OOH जो है ये आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन ये जो आपको ब्लू कलर से यहाँ पर शो हो रहा है इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होगा, बाकी मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो है वो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके दौरान जो रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, रिजल्टेंटली जो बॉन्ड बना आपने उसको क्या कह दिया, पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि पहले क्या था, NH2 था, ठीक है। तो वो एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और दूसरे का जो है OH रिमूव हो गया और वो दोनों मिलके क्या बना दिया उन्होंने, यहाँ पर वाटर, ठीक है, वाटर बना दिया। और रिजल्टेंटली जो यहाँ का बॉन्ड था वो किधर शिफ्ट हो गया, इसके N के साथ शिफ्ट हो गया। यहाँ पर इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि रिजल्टेंटली बॉन्ड जो OH के साथ था वो किसके साथ चला गया, सी का, वो इस एलानिन के N ग्रुप के साथ अटैच हो गया। तो इस बॉन्ड को आपने क्या कहा, पेप्टाइड बॉन्ड। जी, पेप्टाइड बॉन्ड आपको क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन भी आ जाता होता है, अगर क्लियर नहीं है तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। चलिए मैं रिपीट कर देती हूँ। क्या कहा मैंने आपको कि हम यहाँ पर दो अमीनो एसिड्स के दरमियान में बॉन्ड बनाने लगे हैं और उस बॉन्ड को हमने क्या कहना है, पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमीनो एसिड्स हमारे पास कौन से है, एक ग्लाइसिन है और एक हमारे पास क्या है, एलानिन है, ठीक है। ग्लाइसिन का जो है C11OOH ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा और एलानिन जो है इसका NH2 ये अमीनो ग्रुप जो है ये आपके पास इन्वॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पर C11OH के साथ में से कौन इन्वॉल्व होगा, इसका अल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप, ठीक है। और उसका NH2 में से एक हाइड्रोजन जो है ये इन्वॉल्व होगा और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे और रिजल्टेंटली क्या हो जाएगा कि उनके दरमियान का बॉन्ड जो है नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान बन जाएगा और उस बॉन्ड को आप क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और यहाँ पर क्योंकि दो अमीनो एसिड्स के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड है तो आप इस पेप्टाइड बॉन्ड को क्या कहेंगे, डाई पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अगर तीन अमीनो एसिड्स के दरमियान में होगा तो आप क्या कहेंगे, ट्राई पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर एक जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड सॉरी डाइपेप्टाइड बॉन्ड बना है, इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ग्लाइसिन, ठीक है। इस कंपाउंड का नेम क्या है, ग्लाइसिन एंड एलानिन कंबाइन हुए तो इन्होंने जो कंपाउंड बनाया आपने उसको क्या कह दिया, ग्लाइसिन कह दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट है जी, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है हमने बात तो कर ली कि किससे मिलकर बने हुए, अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। हमने ये भी बात कर ली कि क्या है कि अमीनो एसिड आपस में कंबाइन करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और एक आपके पास फिर जो चेन बनेगी आप उसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे उसको पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। जो अमीनो एसिड्स की चेन बन जाएगी ज्यादा सारे। अब देखें ये जो, अगर हम वापस जाए पीछे में, अब क्या ये ग्लाइसिन दोबारा से रिएक्शन कर सकते हैं किसी और अमीनो एसिड के साथ? जी, यहाँ पर आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि आपके पास जो ग्लाइसिन है इस स्ट्रक्चर को देखें और बताएं कि क्या ये किसी और अमीनो एसिड के साथ कंबाइन करके एक और बॉन्ड बना सकते हैं? जी, एक्सीलेंट। ये क्या कर सकते हैं, क्यों नहीं बना सकता, हसन अली बना सकता है। कैसे बना सकता है, देखिए आप इसका NH2 ग्रुप इन्वॉल्व था ना। अब देखिए ग्लाइसिन का अगर हम टॉप लेफ्ट साइड पे आए आप अपनी स्क्रीन पे तो देखेंगे NH2 स्टिल अवेलेबल है,
अगर राइट पे आए तो वो OH ग्रुप जिसने रिएक्शन में इन्वॉल्व होना है ये स्टिल अवेलेबल है। इट मीन्स कि ये कोई और अमीनो एसिड आएगा उसके साथ दोबारा रिएक्ट कर सकते हैं, फिर दोबारा से एक चले ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, टेट्रा भी बना सकेंगे। कैसे कि एंड पे हमेशा NH2 एक फ्री रह जाता होता है और एक OH ग्रुप जो है वो फ्री रह जाता होता है, जिसकी वजह से ये स्टिल अवेलेबल है। ये रिएक्टिव साइट्स है, हमेशा ये माइंड में रखिएगा पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए। रिएक्टिव साइट्स कौन सी है, एक NH2 ग्रुप है और एक C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये मजीद जो है वो बॉन्ड्स बना सकेंगे। ऐसे ही तो फिर लंबी सी चेन बनेगी ना। कुछ तो आपने कहा था कि प्रोटीन्स के अंदर फ्यू भी है अमीनो एसिड, कुछ प्रोटीन्स के अंदर 3000 अमीनो एसिड्स भी हैं। तो ये क्या है कि रिएक्शन करते रहेंगे और एक आपकी जो है वो लॉन्ग चेन बन सकती है, ठीक है। तब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स की। हमने प्रोटीन्स के जो है कंपोजिशन की बात कर ली, अब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि ये प्रोटीन्स जो है उनकी फंक्शनिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है। प्रोटीन्स की फंक्शनिंग डिपेंड करती है उनके स्ट्रक्चर के ऊपर कि प्रोटीन अब चले एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन किसी काम की नहीं है, अगर ये अपनी स्पेसिफिक जो है पोजीशन में नहीं आ जाती, अपनी स्पेसिफिक अगर कह लें शेप में नहीं आ जाती, स्पेसिफिक अगर उसको जो है शेप नहीं मिल जाती, तो ये किसी काम की नहीं है। अगर हम एग्जांपल ले लें कि एक प्रोटीन है वो जो इंजाइम्स की बात कर लेते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, अगर इनकी शेप खराब हो जाएगी इंजाइम्स काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये फीवर वगैरह के केस में या सर्टेन आपको प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसकी वजह से समटाइम्स गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है, लाइक कोई बीमारी हो जाती है जिसमें स्टमक का इशू भी साथ हो जाता है। आपने देखा होगा ना कि अक्सर कोई और बीमारी होती है स्टमक के साथ, आप कहते हैं इसका कोई लिंक ही नहीं है, तो जो है वो स्टमक भी खराब हो जाता है। तो क्या होता है समटाइम्स फीवर की वजह से जो है वो एंजाइम्स की शेप थोड़ी सी चेंज हुई होती है, जिसकी वजह से एंजाइम्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, तो आपकी डाइजेशन जो है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए प्रोटीन्स अपनी अमीनो एसिड के ऊपर तो स्पेसिफिक है ही है, उसके ऊपर डिपेंड करते ही है, लेकिन उनकी फोल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो पैकिंग कैसे हुई है। अगर वो पैकेजिंग उस तरीके से नहीं हुई भी जिस तरीके से प्रोटीन ने फंक्शन करना है, तो प्रोटीन्स फंक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। अब किस तरीके की पैकेजिंग होती है, प्रोटीन्स जब पैकिंग करते हैं, फोल्डिंग करते हैं, तो आपको डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बना के देते हैं। प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं आप उनको क्या कह रहे हैं, प्राइमरी है सबसे सिंपल फॉर्म के, फिर ये मजीद फोल्ड होते हैं तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भी बना देते हैं, समटाइम्स ये मजीद फोल्ड होते हैं और शेप स्पेसिफिक बनाते हैं, टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। आज हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर्स को। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स का सबसे पहले ये डिटरमिन कौन करता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स आर डिटरमिन्ड बाय द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। इसमें इतनी ज्यादा फोल्डिंग नहीं होगी, इसमें क्या होगा, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आपके प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमिन करेंगे। सबसे पहले नंबर की क्या बात है, का क्या मतलब है, सॉरी, नंबर का क्या मतलब है कि कितने अमीनो एसिड्स होंगे। हम सपोज करते हैं एक कोई प्रोटीन है उसके अंदर 40 अमीनो एसिड्स होते हैं, तो जो है वो इंसुलिन की बल्कि यहाँ पर एग्जांपल दे दिए, हम कह रहे हैं कि इंसुलिन क्या है उसके अंदर 51 अमीनो एसिड्स हैं, अगर ये अमीनो एसिड एक भी मिस होगा तो इंसुलिन नहीं बनाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स जो है ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, प्रोटीन या फिर आपका इंसुलिन इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर यहाँ पर माइनर सा भी चेंज आया तो आपका इंसुलिन जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट हमने क्या कहा था, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। अब यहाँ पर आपको एक जो है वो डायग्राम दिखाई गई है जिसमें आपको नजर आ रहा होगा ग्लाइसिन है, आइसोल्यूसिन है, वेलिन है, ग्लूटामिक एसिड है, ये डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड है। अगर सबसे पहले क्या कहा आपने, इंसुलिन किस पे के अंदर कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, इंसुलिन के अंदर होते हैं 51 अमीनो एसिड्स। एक चेन के अंदर आपके पास 30 अमीनो एसिड्स हैं, ये बीटा चेन आपको नजर आ रही है नीचे वाली चेन, इसके पास 30 अमीनो एसिड्स है, और जो आपको ऊपर की डायरेक्शन में अल्फा चेन नजर आ रही है उसके पास कितने अमीनो एसिड्स है, 21 अमीनो एसिड्स है। इन अमीनो एसिड्स की जो दो चेन्स हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन, इनको आपस में किस चीज ने अटैच किया हुआ है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस ने अटैच किया हुआ है, मतलब सल्फर वगैरह के मॉलिक्यूल्स ने क्या किया हुआ है उसको आपस में, दोनों चेन्स को आपस में जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है किस चीज का, इंसुलिन का, ठीक है। अगर यहाँ पर इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल हो गया था, मैं इस चीज को रिपीट कर देती हूँ दोबारा से। क्या है, हमने बात की कि प्राइमरी स्ट्रक्चर किस चीज पर डिपेंड करता है, कौन कौन सी चीज जो है वो डिटरमिन कारी होती है प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो चीज है आपके पास अमीनो एसिड का नंबर और अमीनो एसिड का सीक्वेंस। नंबर क्या था, हम सपोज
कर रहे थे, हम एग्जांपल ले रहे थे इंसुलिन की। इंसुलिन के अंदर कितने अमीनो एसिड्स हैं? 51 अमीनो एसिड्स हैं। तो ये जो है आपके पास जो अमीनो एसिड्स हैं, अगर 51 होंगे तो ही इंसुलिन बनेगी, और अगर ये इसी सीक्वेंस में मौजूद होंगे जो यहाँ पर आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है, तो ही इंसुलिन बनेगी। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी चेंजिंग आ गई तो आपकी इंसुलिन नहीं बनेगी, मतलब कि वो प्रोटीन नहीं बनेगा, उसके अंदर चेंजिंग आ जाएगी जिसकी वजह से वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, किस चीज पे डिपेंड कर रहा था, कौन सी चीज डिटरमिन कर रही थी? नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है इस डायग्राम में, ये डायग्राम जस्ट आपको क्लियर करने के लिए कह नहीं हूँ, आपने इसको प्रिपेयर नहीं करना। इसमें आपको नजर आ रही है दो चेन्स है, अल्फा चेन है एक, और एक आपके पास बीटा चेन है। जो अल्फा चेन है इसके पास आपके पास यहाँ पर कितने अमीनो एसिड्स है? 21 अमीनो एसिड्स। और जो आपको नीचे की डायरेक्शन में चेन नजर आ रही है इसको आप क्या कह रहे हैं? बीटा चेन। इसके पास 30 अमीनो एसिड्स है। और इन अमीनो एसिड्स को ये देख रहे होंगे आप, सिस्टीन जो है अमीनो एसिड, ये दो चेन्स को आपस में सल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू क्या कर रहे हैं? कनेक्ट करा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको पता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन जो है उसके पास क्या है कि 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं। ठीक है, आपकी बुक में हिस्ट्री भी बताई हुई है, कैप सेंगर ने सबसे पहले जो है इनको फाइंड किया था, हीमोग्लोबिन एंड इंसुलिन के स्ट्रक्चर्स को। तो जाके आपको पता चला था कि प्रोटीन्स की पैकेजिंग भी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। लाजमी नहीं होता कि अमीनो एसिड का नंबर बदले, अमीनो एसिड की जो पैकेजिंग है, पैकिंग है, फोल्डिंग है, ये भी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि हीमोग्लोबिन जो है ये किस पे कंसिस्ट कर रही थी? 4 चेन्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही है। 2 इसके पास अल्फा चेन्स हैं, जो बीटा चेन्स हैं। हर अल्फा चेन के पास 141 जो है वो मौजूद है अमीनो एसिड, और हर बीटा चेन के पास 146 जो है वो आपके पास अमीनो एसिड मौजूद है। इस तरीके करके आपके पास जो है वो 574 जो है इसके पास आ जाते हैं अमीनो एसिड। अब यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है? मैंने आपको पहले बताया था कि अगर माइनर सा भी चेंज आ जाए अमीनो एसिड के सीक्वेंस में, अगर माइनर सा भी चेंज आ जाए अमीनो एसिड के नंबर में, तो आपके पूरे प्रोटीन की शेप चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये सर्टेन टाइप के आपके अंदर बॉडी के अंदर डिसऑर्डर्स कॉज करा देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपको क्या बताया जा रहा है? अमीनो एसिड सीक्वेंस आर हाईली स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन फंक्शनिंग, कि अमीनो एसिड्स के सीक्वेंसेस जो है प्रोटीन की फंक्शनिंग के लिए हाईली स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का क्या मतलब हुआ कि अगर थोड़ा सा सीक्वेंस के अंदर चेंज आया, अगर एक अमीनो एसिड ने पहले आना था वो बाद में आ गया, या बाद में आना था वो पहले आ गया, तो वो प्रोटीन चेंज कर देगा। प्रोटीन चेंज हो जाएगा तो उसकी शेप खराब हो जाएगी, शेप खराब हो जाएगी तो वो अपना वर्क प्रॉपरली नहीं करेगा। अगर स्मॉल चेंजिंग भी, माइनर चेंजिंग भी आ जाए इसके अंदर, तो ये एक सीरियस डिसऑर्डर कॉज कर सकता है। यहाँ पर एग्जांपल दी जा रही है सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा होगा, ये मैं इसको बैक स्पेस करती हूँ जी। ये येलो सी एक टाइल आई है आपके पास यहाँ पर एक CTG के ऊपर। ठीक है, ये एक आपके पास स्पेसिफिक अमीनो एसिड का सीक्वेंस बनना था। क्या बनना था? यहाँ पर क्या होना चाहिए था? वेलिन, वेलिन के बाद हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, और यहाँ पर क्या आना चाहिए था? ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर आपको पीछे इसका जेनेटिक मेकअप बताया हुआ, आप इस चीज को बेशक रहने दें। एक्चुअली क्या बताया हुआ यहाँ पर, ये न्यूक्लियोटाइड्स आनी थी, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड्स आनी थी तो इन्होंने क्या बनाना था? एक नॉर्मल आपके पास जो है हीमोग्लोबिन बनाना था। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ये जो येलो टाइल है इसके नीचे देखिए, ये कौन सा यहाँ पर आना चाहिए था अमीनो एसिड? यहाँ पर आना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड आता, फिर दोबारा से ग्लूटामिक एसिड आता, तो इसने क्या बनाना था? एक नॉर्मल रेड ब्लड सेल को बनाना था। लेकिन क्या होगी? म्यूटेशन होगी। वो वहां पर जो सीक्वेंस था न्यूक्लियोटाइड्स का CTC, उसकी जगह पे एक थोड़ी सी चेंजिंग आ गई, CAC आ गया। ठीक है, मतलब थोड़ी सी चेंजिंग आई है, जिसकी वजह से अब ये किसको इनकोड कर रहा है? ये ग्लूटामिक एसिड को इनकोड नहीं कर रहा, बल्कि ये एक और अमीनो एसिड वैलिन को इनकोड कर रहा है। अब ये जो वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, वैलिन, ग्लूटामिक एसिड, ये आपके पास नॉर्मल जो है वो हीमोग्लोबिन नहीं बनाएगा। ये सिकल सेल अनीमिया डिजीज कॉज करेगा। इसके अंदर क्या होगा कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स होंगे ये सिकल शेप के होंगे, थोड़ी मून लाइक इनकी जो है वो शेप होगी, जिसकी वजह से ये अपने साथ इनके जो अपने साथ बाइंड करने की, रेड ब्लड सेल के अंदर जो है हीमोग्लोबिन की अपने साथ बाइंड करने की एबिलिटी थी, ऑक्सीजन कैरी करने की एबिलिटी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है ये अनीमिक हो जाएंगे, आगे में इनके
ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज का हमारा इतना ही टॉपिक था, आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। बेस्ट ऑफ लक।